धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं और परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में, डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो एज़ यूजुअल आपको पता ही है कि जो ये यूपी बरनावा में जो ये अब नया पार्ट 2 एजेंडा शुरू हुआ है यूपी वाले बाबा का और उनकी पापों की परी का, तो खैर ये सब चल रहा है। तो आज दूसरा दिन है और बहुत सारे लोगों के सवाल भी थे अलग अलग जो कल के बाद आए, और कुछ रूटीन की जानकारियाँ होती हैं भी आज सब क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या एजेंडा है। तो ये सारी चीज़ें लेके कुछ हम आपको बताते हैं आज। शुरुआत से क्या है कि सुबह से लेके शाम तक जगह जगहों पे जो अलग अलग सत्संगत की तरफ से फ़ोन कॉल्स आए हैं या बताया गया है कि लाइव मीटिंग्स हुई हैं अलग अलग जगहों पे, और ये मीटिंग्स ओपन नहीं हुई हैं, ये क्लोज डोर मीटिंग्स थी। वहाँ पे उस मीटिंग्स में कोई रिकॉर्डिंग या कुछ ऐसा अलाउड नहीं था, और मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह से जो जानकारी आई है वो आपको बताते हैं। क्लोज डोर मीटिंग है, काफ़ी जगहों पे बिठाया गया, कुछ 20-50 बच्चों को ऐसे इनाम देने की भी सूचना है। और इसके अलावा क्या है कि वही पिछली बार वाला जो ड्रामा पहले चलाया गया वही है कि कुछ जैसे चापलूस बिठाए होते हैं, तो वो गुणगान गा रहे हैं हनीप्रीत का कि हनीप्रीत ने तो भैया 5 साल तक जी बहुत मेहनत की है। हालांकि वो चापलूसी के अंदर ये भूल जाते हैं कि पहले 2 साल तो वो जेल में ही थी, लेकिन फिर भी चलो जो भी वो गुणगान गा रहे हैं तो वो उसके बारे में आपको बता रहे कि 5 साल तक जी बड़ी मेहनत की, हनीप्रीत ना होती तो आप जेल से बाहर ही नहीं आ सकते थे, आपको पैरोल मिल ही नहीं सकती थी। मतलब एक तरह से हनीप्रीत का एक प्रोफाइल बिल्डअप किया जाता है अलग अलग जगहों से ऑनलाइन बुलवा के। बरनावा के अंदर किसी को नहीं घुसने दिया गया है। कई जगहों पे 30 सेकंड या 35 सेकंड का कोई वीडियो आउट हुआ है, लेकिन उसके बाद वो वीडियो आईटी विंग की तरफ से डिलीट करवा दिया गया है, क्योंकि उस वीडियो में कुछ कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल रही हैं जो सुनने में आई हैं। हालांकि देख नहीं पाए, लेकिन कईयों ने बताया भी उसमें कुछ अजीब था। और बाकी जो लाइव चला उसमें जितने फ़ोटोग्राफ्स अलग अलग नामचर्चा घरों से आए हैं उसमें यह है कि करीब 50 से 100 लोग हर जगह मौजूद रहे हैं, जबकि एक्सपेक्टेड ये होता है कि 5 से 6 हज़ार लोग एक जिला स्तर पे मौजूद रहें या नामचर्चा घर में, पर 50 से 100 लोग एवरेज जो फ़ोटोग्राफ्स आए हैं इतने ही नामचर्चा घरों में लोग पहुँचे हैं, लोग जा नहीं रहे हैं। डेरा हेडक्वार्टर्स में यहाँ सिरसा में भी हमने कुछ लोगों को भेजा था, तो उनका भी ये कहना है कि मुश्किल से 300 से 400 लोग ही यहाँ पे, जैसे संडे है, संडे के दिन ज़्यादा लोग आते हैं, पर लोकल सिरसा के साथ संगत या और भी कुछ लोग जो भी जाते हैं यहाँ से, तो उम्मीद होती है कि ऐसे ही जब आम तौर पे संडे की मजलिस हो तो 50 से 60 हज़ार लोग सिरसा डेरा में जुटते हैं, पिताजी के होते भी अगर कोई भी प्रोग्राम ना हो। लेकिन मुश्किल से 500 लोग ही सिरसा हेडक्वार्टर जो शासक नाम जी धाम है वहाँ जुट पाए हैं, और लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वॉइस की बहुत डिस्टर्बेंस है एज़ यूजुअल, तो वो मतलब एस्टैब्लिश अभी जैसे पिछली बार भी था, अभी थोड़ा टाइम लेता है ये नकली वाला कॉन्फिडेंस गेन करने में, तो शायद उसी पैटर्न पे दोबारा अभी काम चल रहा है अभी उसी तरह से। बाकी कल कुछ चीज़ें हमने बता दी तो उस पर शायद इम्प्रूवमेंट पे काम चल रहा हो, पर थोड़ा ओवर कॉन्शियस है, और वो लग भी रहा है लोगों को इस बार कि ओवर कॉन्शियस है। ये सब चीज़ें चल रही है, इसके साथ कुछ सवाल भी उठे हैं। कुछ लोगों का कहना है भी जेल में जाने के बाद 5 साल बाद मानसिक स्थिति या सब कुछ बदल जाता है। तो खैर हमने 2 साल बाद हनीप्रीत जब बाहर आई, 2 साल पहले जब वो जेल गई, तो उसका एक आज तक और न्यूज़ 24 पे इंटरव्यू आया था, और उस इंटरव्यू में मतलब वो एक भीगी बिल्ली की तरह थी और रो रो के ड्रामा कर रही थी, जबकि उसकी साजिश से 42 लोग मारे गए थे। फिर भी वो ड्रामा कर रही थी और वो उसका रूप था। लेकिन जब वो जेल से बाहर आई तो वो बिल्कुल बदली हुई थी, वो बहुत ज़्यादा अहंकारी थी, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगी थी, वो बहुत ज़्यादा लूटने लगी है लोगों को। मतलब क्या है कि 2 साल के अंदर वो एक बड़े क्रिमिनल की फॉर्म में, एक बड़ी आपराधिक सोच के साथ, या एक बदला जैसे कह लो सबको लूट लेने की सोच के साथ वापस आई है, और वो पहले से बहुत ज़्यादा शातिर बन के आई।
तो जबकि अगर आप इधर जो लोग बोलते हैं अभी 5 साल आप या 5 महीने जेल निकाल के आओ, तो क्या बहुत से सत्संगी अपने हैं जो 5-5 6-6 महीने जेल निकाल के आए हैं, उनकी तो याददाश्त ख़राब नहीं हुई है, उनकी तो मानसिक स्थिति ख़राब नहीं हुई है। और ऐसा नहीं है कि आप मीडिया में देखेंगे तो 30-30 साल बाद भी लोग कई बार पैरोल पे जेल से बाहर आते हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं बोलने में, अपने लेक्चर्स में कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होता उन्हें। इवन जो लोग जेल रह के आए हैं निर्दोष होके, उनका ये कहना है कि जेल में जो निर्दोष होके जेल रह के आता है वो बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली मैच्योर हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और मैच्योर हो जाता है व्यक्ति। जबकि जैसे हनीप्रीत जैसी क्रिमिनल है जो जेल रह के आती है वो बहुत ज़्यादा बदले की भावना से बाहर निकलती है, लेकिन जो निर्दोष होगा वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होकर निकलता है। और ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन अगर आप कहो भी नहीं जी 5 महीने आप खुद जेल में निकाल के आओ तब आपको पता चलेगा, तो बहुत सारे लोग निकाल के आए। हमने तो आज तक कोई पागल होता देखा नहीं है, हमने आज तक कोई इस तरह की ऊटपटांग हरकतें करता नहीं देखा है। हमने नहीं देखा है भी जेल से बाहर निकलते ही सबसे पहले वो नाई की दुकान पे जाए या नाई को अपने पास बुला के मेकअप कराए और फिर वीडियो बनाए। मतलब हर व्यक्ति चाहे वो दोषी हो चाहे वो निर्दोष हो, फिर भी आपको उसके अंदर कुछ मैनर्स मिलेंगे। हनीप्रीत 2 साल बाद जेल से बाहर आई तो आ सकी सामने? नहीं ना आ सकी सामने। बेशक से कितनी मर्जी बड़ी क्रिमिनल सोच के साथ आई, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी पब्लिक को फेस करने की। हिम्मत तो उसकी आज भी नहीं है, आज भी इस तरह से काम करती है। तो लेकिन चलो ये सवाल आपका अजीब है, और क्यों अजीब है वो आपको बता दिया। उसके बाद एक सवाल उठता है भी अगर पिताजी नहीं हैं ये, तो असली पिताजी कहाँ हैं? कि जेल के अंदर से ऐसा नहीं है अभी जेल के अंदर इतना मैनिपुलेशन होगा, ये सब कुछ होगा। तो आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि सरकारों को या जैसे खुफिया विभाग होते हैं इन सबको पता नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ बहुतों को पता होती है, लेकिन एक नेशनल सिक्योरिटी नाम की चीज़ है। अब उस नेशनल सिक्योरिटी का डोमेन इतना वाइड है कि उसमें कुछ भी घुसा दो, उसमें कुछ भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है, कुछ भी दबाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप हर चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और उसके लिए हर कोई अलाउ भी कर देता है। हाँ, कोर्ट नहीं करती है लेकिन बाकी सब कंसेंट दे ही देते हैं। तो इस नेशनल सिक्योरिटी के झंडे के नीचे बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं और उसी में ये चीज़ भी चल रही है। अब उसमें हर किसी की अपनी थ्योरी है। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि जेल के स्टाफ में भी ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें भांप गए हैं और जो समझ रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ों को अपने रिश्तेदारों में डिस्क्लोज़ किया है कि हाँ ये सब कुछ हुआ है, हो रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं जो इस तरह के ड्यूटीज़ में रहते हैं, उन्होंने भी कुछ चीज़ें, जैसे जब वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कई जगहों पे, तो क्या है एक इन्फॉर्मर की जो खुफिया विभाग के लोग होते हैं ना, इनकी गिव एंड टेक की सिचुएशन में होते हैं। एक सूचना दो, एक लो, तो कुछ बैलेंस सा सोसाइटी में इनका बना होता है। उसी तरह से हाँ, तो ये चीज़ है। और एक अभी कमेंट किसी ने किया कि आज के चलते लाइव में अलार्म बज गया स्टेज पे। तो भैया स्टेज के ऊपर अलार्म वाली घड़ी कहाँ से रखी होती है? पिताजी की स्टेज पे कभी अलार्म वाली घड़ी नहीं होती है। वो हाथ में घड़ी पहन के रखते हैं और टेबल के ऊपर घड़ी होती ही नहीं है। उनके टेबल पे अगर होता है तो कैलेंडर होता है। ज़्यादातर तौर पे भी कैलेंडर भी इसलिए होता है कि आमतौर पे कोई बातचीत कर रहा हो तो डेट का ध्यान रखना हो, कोई टाइम देना हो, तो उसके लिए कैलेंडर हमेशा उनके टेबल पे चिपकाया जाता था। ये चलो किसी ने कमेंट किया है। इसके अलावा अब रहे कि वो हैं कहाँ, तो क्या नेशनल सिक्योरिटी नाम पे किसी भी एक पैरामिलिट्री के कैंप में या कहीं भी शिफ्ट कर दिया जाएगा, कोई बड़ी इशू नहीं है। और ऐसा नहीं है, इन्फॉर्मेशन ये भी कहती है कि 5 साल से लगातार उन्हें सुनारिया नहीं रखा गया है, क्योंकि पिताजी की सिक्योरिटी को लेके भी सरकार का कंसर्न रहता है। तो इसलिए उनकी लोकेशंस भी बीच बीच में कहीं ना कहीं चेंज होती रही है, कभी किसी जगह के सेफ हाउस में, कभी कहीं इस तरह से, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं पिताजी दुनियावी तौर पे भी। इसलिए ये चीज़ें सरकार भी प्रिकॉशनरी लेती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेती है। और ये चीज़ हो सकता है भी सरकार के जो बड़े एंड पे नेशनल सिक्योरिटी के झंडे के नीचे छुप गई हो, लेकिन ये है कि वो जिस टाइम पे यूपी वाला बाहर होता है उस टाइम पे वो जेल में नहीं होते हैं। ये जितनी जानकारी हमारे पास है उतनी हम आपको दे रहे हैं। प्रैक्टिकली वो कहाँ है एग्जैक्टली ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना डेफिनेटिव है भी ये आदमी जो है ये ओरिजिनल नहीं है। और सरकार इतनी बड़ी मूर्खता करेगी नहीं कि पापों की परी के पास ओरिजिनल छोड़ दे और उसके बाद खुद बड़े बड़े मतलब उसका भुगतान करने के लिए वो तैयार हो जाए।
तो यही चीज़ें आपको सिक्योरिटी के रिफ्लेक्शन में दिखेगी, सब जगह दिख रही है प्रैक्टिकली। और इसके अलावा टेक्निकल ग्राउंड्स पे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे क्या है कि चोरों की तरह बिहेव करना, क्योंकि क्या पिताजी की जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो हमेशा सामने से चैलेंजेस फेस करने की है, चाहे कितना ही बड़ा चैलेंज हो वो सामने से चैलेंजेस फेस करते हैं। और इवन कोई भी व्यक्ति हो कितने भी बड़े स्केल का, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है उनके माइंड में, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसलिए उनको कन्फ्यूज़न कहीं नहीं होता है। लेकिन अभी ये जो पर्सनालिटी है यूपी वाले बाबा की, ये बड़ी अजीब है, इसमें टोटली कंफ्यूज है, पूरा कैलकुलेटेड है, एक तरह से स्क्रिप्टेड है, इतना बोलना है, इस पे नहीं बोलना, ये सवाल नहीं लेना। और जो बिहेवियर स्टार्टिंग में चोरों की तरह इस तरह छुप के वीडियोस बनाना, इस तरह से सिलेक्टेड लोगों से ही मीटिंग करना, और उसके बाद हो सकता है इस जो सिलेक्टेड मीटिंग्स हैं इसकी आड़ में भी कोई खुफिया मीटिंग्स चलती हों जिसको कवर अप देने के लिए इस तरह से रखा गया है। जब ये ऑनलाइन आपको वर्ल्ड वाइड दिखाना ही है स्क्रीन्स लगा के, तो फिर यूट्यूब पे दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि इनिशियल रिहर्सल के अंदर इनको ये रूल आउट करना होता है कि भाई कितने लोग प्रैक्टिस जुड़ रहे हैं, कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है ये, उसका असर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो खैर ये जो दिख रही है अभी जून के मुकाबले लगभग 50-60% डाउन हुआ है जो ग्राफ है अब, पर चलो जो भी है। और कुछ चीज़ें और भी आ रही हैं कि अब जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि क्या है कि आमतौर पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो इसकी वकालत करने के लिए उतरे वो डबल स्टैंडर्ड्स हो गए। कुछ ऐसे थे जो रिपोर्टर बन के उतरे, कुछ ऐसे थे जो प्रवक्ता बन के उतरे, कुछ ऐसे थे जो पॉलिटिकल एम्बिशंस के साथ उतरे। तो सबके एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसी स्टैंडर्ड्स के साथ अब उनके ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स भी दूसरे तरफ से भी सामने आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ बताते हैं। फाइनली एक सेंटेंस चलता है मतलब हम आम दुनिया में, कि गुरु नानक देव जी का शायद है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इस मार्ग पैर धरी जाए, सिर दीजिए कान ना कीजिए। तो क्या है, ये एक स्टेटमेंट है और इन दिनों काफ़ी चर्चा में भी है। इस स्टेटमेंट को किसी भी तरह से आप इंटरप्रेट कर लो, लेकिन क्या है इसकी ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन अगर आप कंपेयर करेंगे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो धर्म की क्या सबसे पहले ही विशेषता है कि सपोज कीजिए एक इंडिया का ब्रांड, इंडिया का एम्बेसडर है, वो किसी दूसरे देश की एम्बेसी में जॉब कर रहा है, उसको परमिशन नहीं होती है कि वो वहाँ जाके अपना खुद का बिजनेस चला सके या खुद की कोई भी प्राइवेट एंटिटी चला सके। अगर वो चलाता है तो इंडिया उसका साथ नहीं देता है, और उस अगर प्राइवेट बिजनेस चलाए वो गैर कानूनी तरीके से और वहाँ के गवर्नमेंट में फंस जाए तो इंडिया की गवर्नमेंट उसका साथ नहीं देती है। और दूसरी तरफ अगर वो ऐसा कुछ ना करे और फिर उसके ऊपर कोई संकट आ जाए तो इसको देश में हमले के बराबर माना जाता है। इसी तरह ही आप दुनियादारी में भी लीजिए कि जो संत होते हैं वो इस धरती पे भगवान के देश के एम्बेसडर होते हैं। वो यहाँ आके अपना पर्सनल बिजनेस या पर्सनल एजेंडा नहीं चलाते, वो उस भगवान की सत्ता की पैरवी करते हैं, उस सत्ता को समझाते हैं लोगों को। और जब तक वो ऐसा कुछ नहीं करते तब तक भगवान उनके साथ हमेशा खड़ा है। और गुरबाणी ये भी कहती है भी संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। क्योंकि वो जैसे इंडिया के एम्बेसडर को इंडिया की गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए खड़ेगी उसके साथ, इसी तरह भगवान के लिए भी भगवान अपने संत के लिए हमेशा खड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल है, ये मतलब आप इससे भाग नहीं सकते हैं, ये चीज़ें हैं। अब आए कि जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ। प्रैक्टिकल क्या है कि आप अगर ईश्वर की सत्ता में खेलना चाहते हैं, ईश्वर की सत्ता, ईश्वर के प्रेम में खेलना चाहते हैं, जिस तरह संत रहते हैं भी उनकी अपनी कोई हस्ती नहीं है, वो ईश्वर की सत्ता को स्थापित करते हैं, इसी तरह ईश्वर के भक्त को अपनी आइडेंटिटी, अपनी हस्ती नहीं बनानी होती। और अब सिर का मतलब क्या है? सिर क्या है? आपकी पहचान है, ये सिर नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी अपनी हस्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि जो लोग इस चीज़ को समझाने निकलते हैं वो खुद की एक हस्ती बनाए होते हैं पहले से ही। और शिष्य के लिए गुरु सबसे बड़ी हस्ती होता है, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर की सत्ता धरती पर स्थापित की होती है। इसलिए शिष्य की या भक्त की कोई सत्ता नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती। लेकिन आज जब हम देखेंगे तो क्या एक हनीप्रीत की पहचान को ज़बरदस्ती इस्टेब्लिश किया जा रहा है। 4-5 चापलूस खड़े हैं या अलग अलग लोग तारीफ़ करते बांध रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है।
ये जो जो फेस एस्टैब्लिश करना और उसके प्रैक्टिकल जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। उनका एक पॉलिटिकल फेस है, मतलब आप फेसबुक पे भी जाएंगे उनके डबल डबल प्रोफाइल मिलेंगे। एक प्रोफाइल सिर्फ डेरा प्रेमियों के लिए, एक प्रोफाइल पॉलिटिकल या अपनी बाकी सोशल इन्फ्लुएंस के लिए। ये दो अलग अलग प्रोफाइल के साथ वो जीते हैं और फिर उनको क्या लगता है भी हम बड़े तकड़े इन्फ्लुएंसर हैं, दोगले जिसे हम देसी भाषा में कह देते हैं। अभी क्या है कि अगर रूहानियत के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट यूपी में चल रहा है, ये हनीप्रीत का फेस एस्टैब्लिश करने के लिए है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है और ये अपने आप में ही कंट्राडिक्ट करता है या एक तरह से रूहानियत की काट करता है भी किसी शिष्य का की हस्ती उसके जीते जी एस्टैब्लिश नहीं होती, किसी भक्त की भी। संत एस्टैब्लिश करते हैं तब उसकी मौत के बाद उसके गुणों का गुणगान होता है, लेकिन जीते जी ना भक्त एस्टैब्लिश करता है खुद को, ना ही संत ऐसी इतना महत्व देके एस्टैब्लिश करते हैं। और अगर कुछ ऐसा होता है तो अहंकारी लोगों के साथ होता है जिनके पाप चरम सीमा पे पहुंच रहे होते हैं और उनके अहंकार को हवा देके आखिर में नष्ट किया जाता है। ये तो इतिहास इस तरह का गवाह है, लेकिन जिस तरह से ये सब कुछ चल रहा है वो सारी चीज़ें आपके सामने समय समय पे आ रही हैं, तो आप इसमें सचेत रहिए। क्या है कि रूहानियत बड़ी अजीब अलग सी मतलब कॉम्प्लिकेट चीज़ है। इसमें इसको सिंप्लीफाइड सिर्फ इतना है कि आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी के साथ कभी नहीं उतर सकते। तो इस जो तो प्रेम खेलन का चौ, प्रेम किसका है? ईश्वर का। सिर धर तली मतलब उसकी सत्ता में खेलने के लिए आप इस धरती पे अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। परमपिता जी ने भी एक कव्वाली में लिखा है भी जद मैं सी सजदे करदा रहा, जद मैं ना रही फिर सजदा की। मतलब जब आपकी अपनी हस्ती है तब तक हम सजदे करते हैं कि भगवान हमारे को ये चाहिए, हमारे को ये चाहिए, हमारे को ये चाहिए। जब आपकी अपनी हस्ती है ही नहीं, आपका अपना जीवन ईश्वर की सत्ता में रहना है, उसके प्रेम में ही जीना है, तो आपकी खुद की हस्ती नहीं है, तो आप ऐसा नहीं है कि अपनी डिमांड्स के लिए बार बार सजदा करोगे। तो परमपिता जी ने भी इसको इस तरह से समझाया और ये हर एक धर्म में है। अभी क्या है, समझाने वाला व्यक्ति अपनी हस्ती कायम करे भी मेरे को भगवान ने समझाया और मेरे जरिए तुम समझो, ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिकल है, हर धर्म में लिखा है, आपको समझना है, अपने अपने तरीके से समझिए। लेकिन जो ये यूपी में चल रहा है तो हर रोज़ हम 20 मिनट 25 मिनट लगभग लगा दिया करेंगे और जितना धीरे धीरे समझाया जा सकता है समझा देंगे जो हमारे समझ में आता है। फ़िलहाल का ये है कि यूपी वाला अब चोरों की तरह भाग रहा है, डर रहा है, समझा नहीं पा रहा है। अभी फ़िलहाल वो कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश कर रहा है। उसका मेकअप थोड़ा आज रिवाइव हुआ है, पहले तो आंखें धसी हुई थी कल के मेकअप में, तो आज वाले मेकअप में जो तस्वीर एक आधी सामने आई है, हो सकता है एडिट करके बनाई हो, लेकिन जो तस्वीर सच कहूँ ने पब्लिश की है उसमें थोड़ी आंखें खुली हुई हैं, पहले तो अंदर धसी हुई थी। और अगर आप टेक्निकल हैं तो आपको पता है आजकल सॉफ्टवेयर ऐसे बहुत आते हैं जो चलते वीडियो में आप फेस मर्ज कर देंगे तो वो एक फ़ोटो एक फेस पे दूसरा फेस मर्ज होकर आपको वीडियो डिस्प्ले दिखा सकता है। तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं भी दिखाया जाए, तो हो सकता है अब ये ट्रायल वर्जन अभी चल रहे हों, साउंड डिस्टर्बेंस के साथ, विजुअल डिस्टर्बेंस के साथ भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस रीगेन करे यूपी वाला बाबा और दोबारा फिर से यूट्यूब लाइव पे आए। फ़िलहाल तो आज ऐसा नहीं हुआ है, बाकी आगे जैसा होगा आपको बता देंगे। तो जो भी जानकारी होगी धीरे धीरे आपको बता देंगे। और कल के लाइव से पहले आप एक डेल्टॉइड मसल होता है DELTOID, डेल्टॉइड मसल के बारे में स्टडी कीजिएगा, उसकी एक्सरसाइज के बारे में कल आपको बताएंगे भी इस डेल्टॉइड मसल का यूपी वाले बाबा से क्या कनेक्शन है। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई जल्दी सामने आए और ये जो पापों की परी है और जो यूपी वाला बाबा है इसकी सच्चाई भी आए और सच स्थापित हो, सच्चाई की जीत हो। इस उम्मीद से हम हजूर पिताजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।